डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जो आपकी 12th की पॉलिटिकल साइंस है उससे संबंधित। आज की उससे संबंधित उस सीरीज का आगे लेसन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ये जो जितने भी आपको मैं मेरे द्वारा लेसन करवाए जा रहे हैं, जो सिलेबस अपडेट हुआ है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसी के अनुसार करवाए जा रहे हैं। जो अपडेट सिलेबस है पुराने वाले के अकॉर्डिंग नहीं, जो अपडेट हो चुका है। तो आज जो लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जो लेसन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इससे पहले हम 3 लेक्चर पहले जो 3 लेसन करवा चुके हैं। अगर वो आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको पीछे वाले 3 लेसन में देखना हो तो उसका लिंक प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख लें, या मेरे चैनल की प्ले लिस्ट उसके अंदर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज इस लेसन के अंदर जो उसके अंदर क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। उसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य। नेक्स्ट देखेंगे यूएनओ के निर्माण और उसके कार्य संरचना किस प्रकार है। उसके बाद देखेंगे कि जो सुरक्षा परिषद है उसकी संख्या, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य किस प्रकार है, वो किस प्रकार अपने कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे कि आज कुछ समय से यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर काफी समय से सुधार की मांग चल रही है। तो उसके अंदर सुधार की मांग क्यों उठाई जा रही है। उसके बाद देखेंगे कि जो भारत है, भारत को भी जो यूएनओ है उसके अंदर उसका एक अंग है जो सुरक्षा परिषद, उसके अंदर भी 27 सीटों की मांग उठ रही है कि भारत को 27 सीट दे दी जाए। तो क्या ये मांग जायज है। ये भारत किस आधार पर ये मांग उठा रहा है। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए, इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं कि पूछा जाता है कि यूएनओ निर्माण किस प्रकार हुआ, उसके निर्माण के उद्देश्य क्या थे, या पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन ये 2 नंबर में आ जाता है कि यूएनओ की संरचना किस प्रकार की है, वो किस प्रकार कार्य करता है, उसके 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 अंदर कौन कौन देश शामिल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन फर्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता। जैसा कि आपको पता होगा कि आज का जो वर्तमान दौर है, कोई भी एक देश अपने अपने ऊपर डिपेंड नहीं है कि 100% किसी भी कार्य को वो खुद करने के अंदर सक्षम नहीं है। तो उसके लिए किसी न किसी संगठन, किसी दूसरे देश की आवश्यकता होती ही होती है। वर्तमान समय से चल रहा है। तो 1900, जैसा कि अगर आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर होने के बाद 1945 के अंदर यूएनओ बनता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद फिर अन्य बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय संगठन भी होते हैं। क्षेत्रीय संगठन में सार्क हो जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे बड़ा संगठन तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके जो कि आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, जिस संगठन प्रमुख रूप से चर्चा का बिंदु है। तो किसी भी संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उस संगठन के अंदर काफी देश शामिल होते हैं। भाई 2, 4, 10, 20 देश इस प्रकार शामिल, एक से यानी कि अधिक से अधिक देश के अंदर शामिल होते हैं। जैसे कि यूएनओ है, यूएनओ के अंदर वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। तो इसका उद्देश्य, इसकी संगठन की आवश्यकता क्यों होती है। जो कोई भी संगठन होता है वो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। जो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो युद्ध वगैरह होते हैं उनको टालने की कोशिश करता है, सदस्य देशों को पास लाता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि विश्व में अंदर जो भी समझौते होते हैं, संधियां होती है, वो उनको कराने में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होती है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि 1900, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताई थी बात, 1960 के अंदर क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जो जल है उसको बंटवारे को लेकर एक समझौता होता है। तो उसको उसको संगठन जो उस समझौते को कौन करवाता है, उसके बीच मध्यस्थता कौन करता है। तो उस समझौते को करवाने में जो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। यानी कि होगी ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होगी इस प्रकार। और उसके बाद अगर कुछ देशों के बीच कोई विवाद है तो उसको सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जैसे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन मान लो, जैसे कि यूएनओ ही मान लो, यूएनओ तो पूरी दुनिया के देश शामिल है, 193 देश शामिल है। अगर मान लो कोई 2 देश हैं, जैसे उदाहरण तौर मान लो जैसे भारत और पाकिस्तान है या भारत चीन है,
उनके बीच मान लो जैसे उनके बीच विवाद तो चलता ही रहता है, लेकिन भारत और चीन के बीच मान लो कोई सीमा को लेकर विवाद है, तो वो क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि यूएन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वो जब ये सदस्य देश मिलेंगे मीटिंग के दौरान, तो ये भाई इनसे कोशिश करी जाएगी कि अपनी जो झगड़ा है उसको अपनी बातचीत करके निपटा लें। यानी कि इस प्रकार जो संगठन होते हैं इनकी आवश्यकता होती है। उसके बाद इसके जो संगठन की उद्देश्य क्या है, जो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित होगा तो उसकी सबसे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य सबसे पहले क्या होंगे कि वो संगठन शांति को बनाए रखे, जिस क्षेत्र के अंदर वो काम कर रहा है वो शांति को बनाए रखे, ठीक है। सदस्य देशों के बीच इनकी कोई कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, और कोई झगड़ा है किसी बात को लेकर तो उसको इनकी लड़ाई ना करके, युद्ध ना करके, उसको बातचीत करके उसको जो जिस बात का विवाद उसको समाप्त कर लिया जाए। उसके बाद हो जाएगी जो जिस संगठन में देश है, सदस्य देश है, उनके बीच यानी कि आपसी व्यापार को इस प्रकार बढ़ावा दे, आपसी सहयोग को बढ़ावा दे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये आपस में मिलकर संधियां करते हैं, समझौते करते हैं, यानी कि व्यापार को लेकर समझौता हो गया, या किसी 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 योजना को लेकर समझौता हो गया, ठीक है। इस प्रकार के इनके उद्देश्य होते हैं, इस प्रकार ये कार्य करते हैं। यानी कहने का मेरा तात्पर्य उद्देश्य के अंदर ये हो जाएगा कि जब भी किसी संगठन की स्थापना होती है उसका महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य होता है ये है कि उसको जो जिन देशों ने उसको संगठन की स्थापना की मिलकर वो उस क्षेत्र के शांति बढ़ावा रखे, ठीक है, आपसी सहयोग करें। अगर किसी सदस्य देश के बीच कोई झगड़ा हो जाता है उसके लड़ाई ना करके बातचीत से इसको यानी कि सुलझा लें। इस प्रकार के इसके उद्देश्य हो जाएंगे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएनओ का निर्माण। यूएनओ की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद इसकी संरचना देखेंगे। संरचना से तात्पर्य क्या है, जो यूएनओ है, यूएनओ के अंदर इसके काफी पार्ट है जो अलग अलग कार्य करते हैं, जिनके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यूएनओ निर्माण, यूएनओ निर्माण से पहले हम इसके पीछे के बैकग्राउंड को देखते हैं, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेंगे तो इसके पीछे के आप फिर समझ पाएंगे कि यूएनओ की निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई। तो जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से 1918 के बीच होता है। अब उसके बाद भाई युद्ध तो हो गया, लेकिन उसी समय आवश्यकता होती है कि किसी एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए कि जिसमें सब देश मिलकर कार्य करें, और यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ावा देने के लिए एक संगठन की स्थापना की जाए ताकि आगे आने वाले समय में कोई युद्ध न हो सके। इसी के दौरान एक संगठन की स्थापना होती है 1920 के अंदर, जिसकी स्थापना जिसको बोलते हैं लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, LAGU, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, तो जिसको बोलते हैं राष्ट्र संघ बोलते हैं जिसको हिंदी में। इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य होता है कि आगे से, अब तो वर्ल्ड वार मतलब युद्ध हो गया, आगे से दुनिया में कोई भी युद्ध ना हो, इस स्थापना का उद्देश्य ये होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसा कि होता है 1939 से 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर हो जाता है। यानी कि इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशन अपने कार्य करने में असफल रहता है। तो फिर इसी के चलते फिर जो लीग ऑफ नेशन होता है इसी के अंदर बहुत कुछ सुधार किए जाते हैं, इसको और मजबूत बनाया जाता है। 1945 के अंदर स्थापना होती है फिर यूएनओ की, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, जो यहाँ पे मैं लिखा भी है। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। कब होती है? 24 अक्टूबर, इधर लिख देता हूँ, 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, वो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क जो अमेरिका का शहर है उसके अंदर इसकी स्थापना होती है। जो उस समय इसके संस्थापक देश होते हैं वो होते हैं 50, यानी कि 50 से 51 देश होते हैं इसके स्थापित करने वाला देश। उसके अंदर भारत देश भी शामिल होता है। अगर क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन एक नंबर में आ जाते हैं कि जब यूएनओ स्थापना कब हुई, इसके अंदर इसकी स्थापना हुई तो इसके सदस्य देश कितने से, या भारत से इसके अंदर कब शामिल हुआ, तो भारत होता है इसके अंदर, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर को, लेकिन भारत इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर को भारत इसके अंदर शामिल हो जाता है, यूएनओ का एक सदस्य देश बन जाता है, यानी कि यूएनओ का संस्थापक देश भारत को भी माना जाता है। उसके बाद इसकी जो संरचनाएं होती हैं, यानी कि जो इसकी जो अलग अलग बॉडीज होती हैं वो उनको देख लेते हैं। इसके अंदर इसकी 6 मेन बॉडी है, लेकिन वर्तमान में 5 है। जो छठी है वो अभी वर्तमान में 1994 से कार्य नहीं कर रही है।
तो पहली हो जाएगी सुरक्षा परिषद, नंबर 2 महासभा, नंबर 3 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 4 सचिवालय, और नंबर 5 हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और नंबर 6 पे न्यायिकता परिषद। न्यायिकता परिषद ये 1994 से कार्य नहीं कर रही है, इसका कार्य समाप्त हो चुका है, यानी कि इसकी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए इसको 1994 के बाद से इसको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में इसके अंदर 5 है। इसके अंदर जो यूएन है उसकी जो काम करने की भाषाएं कितनी, वो 6 भाषाएं हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो यूएनओ है इसके कार्य के बारे में इसकी सुरक्षा परिषद के अंदर ही देख लेंगे। तो अब इसका निर्माण हो गया, इसकी संरचना के बारे में बता दिया मैंने। अब इसके बाद देखते हैं अगली जो इसकी बॉडी सुरक्षा परिषद की संरचना और इसके कार्य। जो यूएनओ है, जो आप एग्जाम आती है उसके अंदर यूएन इसके अंदर आता है सुरक्षा परिषद। जो सुरक्षा परिषद इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके अंदर पूछा जाता है सुरक्षा परिषद की संरचना, यानी सुरक्षा परिषद के कौन यानी कितने देश मिलकर इसका निर्माण करते हैं। तो सुरक्षा परिषद के अंदर 2 प्रकार के देश शामिल होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी देश, एक होते हैं अस्थायी देश। जो स्थायी देश है उनकी संख्या है 5, और जो अस्थायी देश है उनकी संख्या है 10। जो 5 देश है वो कौन कौन शामिल हो जाएंगे, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो यानी कि जो दुनिया में पावरफुल शक्तियां बचती हैं, जैसे कि कौन कौन हो जाएगा, एक तो होता है इसके अंदर अमेरिका शामिल, यूएसए, एक हो जाएगा ब्रिटेन, एक हो जाएगा रूस, एक फ्रांस हो जाएगा, और एक हो जाएगा चीन। यानी कि ये 5 सदस्य देश हैं, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन। ये 5 देश स्थायी देश है सुरक्षा परिषद के अंदर, ठीक है। और 10 अस्थायी देश, 10 अस्थायी देश, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। और ये अस्थायी देश, ये 5 देश स्थायी, यानी ये तो इनका तो कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होगा जब तक यूएनओ समाप्त नहीं हो जाती। यानी कि ये तो परमानेंट सदस्य हैं, जो अस्थायी है वो 5 सदस्य हैं, और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। 2 वर्ष के बाद जो सदस्य हट जाते हैं, फिर इनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। यानी कि ये ऐसे कार्य चलता रहता है, रोटेशन के अंदर चलता रहता है। भारत के सदस्य जो सुरक्षा परिषद के ऐसा सदस्य है वो 8 बार अब तक बन चुका है। तो अब जो ये सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश, इनकी विशेषताएं क्या है, तो इनकी विशेषताएं क्या है कि जो 5 स्थायी देश, इनके पास एक खास प्रकार की पावर है, वो जिसको बोलते हैं वीटो पावर, वीटो शक्ति, जिसको बोलते हैं निषेधाधिकार की शक्ति। तो इसके अंदर क्या है कि मान लो कोई किसी भी मुद्दे को लेकर कोई बात चल रही है, भाई मान लो आज अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग बहुत अधिक हो गई, यानी कि जो संसार के अंदर तापमान अधिक बढ़ता जा रहा है, जिससे बर्फ पिघल रही है। तो इसके अंदर मान लो इसकी जो देश है, इनमें जो 4 देश, उनने किया भाई 4 देशों ने मिलकर कहा कि भाई जो दुनिया में तापमान अधिक बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए हमें जो उद्योग है उनको थोड़ा कंट्रोल करना होगा। 4 देश मान गए, ठीक है, लेकिन एक देश नहीं माना। एक देश कोई मान लो, चलो रूस मान लो, चीन मान लो, ब्रिटेन मान लो, तो अब 4 देश तो मान गए लेकिन एक देश नहीं मान रहा। तो अभी जो ये कानून लेके आए थे, एक्ट लेके आए थे ग्लोबल वार्मिंग वाला, अब वो पास नहीं होगा। यानी कि इसने वीटो लगा दी कि भाई मैं इस जो प्रस्ताव को रोकता हूँ, यानी वीटो करता हूँ, वीटो हो जाएगा, तो अब वो कानून पास नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं वीटो शक्ति या निषेधाधिकार का शक्ति, ठीक है। अब तक अगर एक क्वेश्चन में ये पूछे अब तक सबसे अधिक मात्रा में किसने वीटो शक्ति का पावर यूज किया, तो वो हो जाएगा रूस, जिसने 135 बार अब तक यूज कर चुका है। सबसे कम हो जाएगा चाइना, ठीक है। ये तो रही इसकी सुरक्षा परिषद की संरचना की बात, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है, जैसे कि सुरक्षा परिषद, इसका नाम से स्पष्ट है, सुरक्षा परिषद का जैसे नाम से स्पष्ट है, इसका मुख्य कार्य क्या है कि दुनिया की सुरक्षा करना, यानी कि उसकी रक्षा करना। तो इसका कार्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, उसके बाद अगर किसी देश के अंदर युद्ध की जैसी स्थिति हो रही है तो उनको कंट्रोल करना, यानी कि युद्ध को नहीं होने देना, ठीक है। नंबर 2 हो जाएगा, अगर ऐसा होता है कि भाई किसी देश में युद्ध चल रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन बीच युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब
भाई सुरक्षा परिषद ने भाई उसने फैसला किया किया कि भाई जो उसको युद्ध को रोकने के लिए कोई एक्शन किया जाए। तो अगर इन इन सब देशों ने मिलकर भाई प्रस्ताव पास हो गया। अब यानी कि अब ये सेना से कार्रवाई करेंगे, यानी कि इनके पास अपनी सेना भी होती है, और इस सेना से जाकर उसको जो वो कोई युद्ध चल रहा है किसी देश में या किसी का रोकना है, तो वो वहां जाकर अपनी सेना भेजकर उस कार्रवाई को रोक सकते हैं। यानी कि इसके पास अपनी सेना भी होती है। यानी कि इसका अंततः मुख्य कार्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना, और इसके अंदर हो जाए जो व्यापार वगैरह को बढ़ावा देना भी ये इस प्रकार कार्य करता है। उसके बाद आ जाता है कि जो यूएनओ है, इसमें कुछ समय से जो सुधार की बात चल रही है, यानी कि यूएनओ में कुछ सुधार किए जाए। तो सुधार की आवश्यकता क्यों है? जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ये 1945 के अंदर स्थापित हुआ था। ये उस दौर स्थापित हुआ कि जिस समय दुनिया में युद्ध का माहौल था, यानी कि वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था, उसके बाद फिर शीत युद्ध चल जाता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध होता है 1991 के अंदर जो खत्म होता है। यानी कि जिस समय ये बनाया गया उस समय इसके माहौल अलग था। उसकी स्थापना के दौरान जो उस समय दुनिया का माहौल अलग था, यानी कि उस समय मुद्दे अलग थे, उस समय युद्ध के जैसा माहौल था, तो उस समय स्थापना की गई। लेकिन अभी वर्तमान दौर के अंदर देखा जाए तो उस समय से सुधार की मांग चल रही है। 1990 के बाद से सुधार की, इसके अंदर सुधार किया जाए। तो सुधार की मांग क्यों उठ रही है? यानी कि मैंने जैसे भी आपको बताया, जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसके मुद्दे कुछ और थे, यानी कि जब स्थापित हुआ। लेकिन अब वर्तमान दौर में इसकी दुनिया के अंदर समस्या अलग अलग प्रकार की हो गई है। तो उसका भी सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जैसा कि आपको ये पता होगा कि अब पहले जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है, तो उस समय के दौरान जो एशिया के अंदर देश है, एशिया के अंदर काफी गरीब देश थे, जैसे कि चाइना उस समय भी गरीब देश था, भारत भी गरीब देश था। लेकिन अब इसकी जो ये देश डेवलप हो चुके हैं, यानी कि ग्रोथ कर रहे हैं। चाइना डेवलप हो चुका है, भारत भी अच्छी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, डेवलप कर रहा है। तो उसके अंदर यानी कि अब चाइना की जो एशिया के देश, इनकी अर्थव्यवस्था में सुधार आया। और इसके अंदर देखा जाए तो जिस वजह से ये मांग उठती है कि जो भारत है, भारत को 27 सीट दी जाए, यानी कि सुरक्षा परिषद के अंदर। इस प्रकार इसके अंदर सुधार की मांग उठाई जा रही है। उसके बाद जब इसकी स्थापना होती है तो उस समय शीत युद्ध शुरू होता है, और उस समय दो पावरफुल शक्तियां होती हैं, यूएसए यानी कि रूस, यूएसएसआर और अमेरिका। लेकिन उसके बाद 1991 के अंदर यूएसएसआर खत्म हो जाता है, एक दुनिया में एक शक्ति बचती सिर्फ, यानी कि यूएसए। इसी के चलते देखते हैं कि उसके बाद दुनिया के अंदर माहौल बदल जाता है, और उस समय शक्ति का एक बाबू बन जाता है, यानी कि जो शक्ति का बाबू बनता है वो कौन बनता है? वो अमेरिका बचता है। तो यानी कि शक्ति दो देश उसमें दो संगठनों से बटकर एक में आ जाती है। यानी कि अब उसमें अब युद्ध का फिर जो युद्ध का माहौल होता है, जो शीत युद्ध का माहौल होता है, वो खत्म हो जाता है। और फिर यानी कि अब फिर तकनीकी दौड़ चल जाती है, विकास अधिक से अधिक विकास किया जाए, यानी कि इस प्रकार की इसमें जो चर्चाएं होती है दुनिया के अंदर। तो यानी कि इसमें इसके नजरिए से इसके अंदर सुधार की आवश्यकता महसूस होती जा रही है। उसके बाद क्या है कि जब यूएनओ स्थापना होती है तो उसके अंदर 51 देश होते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, इसके अंदर 193 सदस्य हो चुके हैं। 193 सदस्य। जो अंतिम सदस्य शामिल हुआ था वो होता दक्षिण सूडान, ठीक है। तो इसी के चलते अब इसकी जो सुरक्षा परिषद के अंदर तो सदस्य 5 के 5 ही है, लेकिन जो इसके अंदर देश है उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 193 हो चुकी है। इसी के चलते इसके अंदर ये आवाज उठाई जाती है कि कुछ समय से आवाज 1990 के बाद से चल रही है बात कि भाई सुरक्षा परिषद के अंदर देश 5 ही है, लेकिन इसकी जो महासभा है, जो इसके देश है 193 में, उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो चुकी है। तो इसी के चलते वो चाहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर 27 देश है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, जिसके अंदर भारत का नाम लिया जाता है, ब्राजील का नाम लिया जाता है, दक्षिण अफ्रीका का नाम आता है, जापान का नाम लिया जाता है। तो इस वजह से इसकी मांग उठाई जाती है। उसके बाद इसकी जो कार्य प्रणाली, जो कार्य करने की जिस प्रकार कार्य करता है, जिस प्रकार की संरचना है, ठीक है, तो वो उस समय के हिसाब से बनाया गया था। आज समस्या बदल चुकी है, तो उसके हिसाब से चाहता है कि वो इसमें सुधार करे, उसके हिसाब से कार्य करे। उसके बाद क्या है कि अब वर्तमान के अंदर समस्या नई नई हो चुकी है। उस समय की समस्या क्या थी? उस समय की समस्या युद्ध वगैरह की समस्या थी। लेकिन आज की समस्या युद्ध तो है, लेकिन उसके अलावा समस्या हो चुकी है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, आतंकवाद की समस्या हो गई, या जैसे कि पर्यावरण तापमान अधिक बढ़ रहा है, और युद्ध की समस्या हो जाएंगी, यानी कि परमाणु हथियार की लड़ाई, परमाणु हथियार संबंधित होगी,
या बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि बीमारी अभी 2020 के अंदर कोविड-19 आया था। यानी इस प्रकार की, यानी कि दुनिया के अंदर अलग अलग समस्या आ रही हैं। तो इन्हीं की, इसी के चलते इसके अंदर सुधार की मांग उठाई जा रही है, कि क्योंकि दुनिया के अंदर माहौल बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, तो उसी के चलते यूएनओ के अंदर भी कुछ सुधार किए जाए। ठीक है। उसके बाद इसका अगला क्वेश्चन आता है कि भारत, ये कुछ समय से मांग उठाई जा रही है कि क्या भारत को जो सुरक्षा परिषद है उसके अंदर 27 सीट दी जाए या नहीं दी जाए। तो भारत चाहता है कि भारत को सुरक्षा, यानी कि सुरक्षा परिषद में 27 सीट मिल जाए। अगर भारत को, अब भारत को फायदा क्या होगा, भारत को फायदा ये होगा कि एक तो दुनिया के अंदर भारत की इज्जत काफी अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद भारत को भी किसी मुद्दे, यानी कि अगर कोई मुद्दा अपन ऊपर आता है तो भारत को, अगर सुरक्षा परिषद में 27 सीट मिल जाती है तो कोई मुद्दा भारत के खिलाफ आता है तो भारत उसको वीटो कर देगा। ठीक है। अब जैसे कि उदाहरण तौर पर आप इस बात को समझें कि युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच अभी। अब यूक्रेन के युद्ध रोकने के लिए बार बार सुरक्षा परिषद की कोशिश करते हुए युद्ध रुक जाए। अगर सुरक्षा परिषद में अगर वो जो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो सुरक्षा परिषद के पास अपनी सेनाएं होती हैं, उसकी सेनाएं, तो वो तुरंत कार्रवाई करके, यानी कि युद्ध को रोक सकती है, यानी कि वो रूस के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ सकती है। तो रूस हट जाएगा, क्यों? क्यों? अगर वो सुरक्षा परिषद में वो साइन कर देता है, यानी कि प्रस्ताव पारित करवा देता है, तो वो तो उसके खिलाफ ही हो जाएगा। तो वो उसी के चलते जब ये प्रस्ताव आता है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का प्रस्ताव आता है, तो रूस बार बार वीटो कर देता है। यानी कि इससे क्या है कि वो अपना बचाव कर लेता है बार बार। ठीक है। यानी कि इससे इससे इसको फायदा होता है। अगर ऐसी शक्ति भारत को मिल जाती है तो भारत को इस प्रकार फायदा हो जाएगा। तो मांग क्यों उठाई जा रही है? सबसे पहले तो इसकी मांग का उठाने का, भारत क्या कहता है, पर इसको मांग उठाता है कि मुझे सुरक्षा परिषद में 27 सीट दी जाए। सबसे पहले तो भारत इसका संस्थापक सदस्य माना जाता है, सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा। उसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेसी कंट्री है भारत। यानी कि लोकतंत्र क्या होता है कि खुद जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को, अपने नेता को चुनती है एक निश्चित समय के लिए, जैसे कि 5 वर्ष हम चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को। ठीक है। इस पर उसको बोलते हैं लोकतंत्र। उसके बाद भारत एक दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारत काफी तेजी से विकास कर रही है एशिया के अंदर, दुनिया के अंदर, जिस वजह से भारत की साख, या जो भारत की इज्जत दुनिया के देशों में, वो काफी अच्छे हो चुकी है। उसके बाद क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये तो होगी जितने मैंने आपको बताया, ये हो जाएंगे भारत के जो जिन जिन मुद्दों को लेकर भारत कहता है कि मुझे 27 सीट दी जाए। उसके बाद एक मुद्दा ये हो जाएगा कि भारत एक जैव विविधता विविधता वाला देश है। यानी विविधता का तात्पर्य क्या है? भारत में अलग अलग धर्मों के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, और उन ये सब मिलजुल कर रहते हैं। यानी कि ऐसे नहीं लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे कि भारत हिंदू समुदाय भी है, बौद्ध बौद्ध समुदाय भी है, मुस्लिम समुदाय भी, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी रहते हैं, वो सब भाई मिलजुल कर रहते हैं। यानी कि भारत के अंदर एक जो विविधता होने के बावजूद भी एक अच्छा माहौल है। यानी कि भारत इन सब मुद्दों के आधार पर कहता है कि मुझे जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद के अंदर 27 सीट दे दी जाए, इन मुद्दों को लेकर कहता है। ठीक है। उसके बाद जो महासभा है, महासभा में उसके बारे में बताता हूँ। महासभा के अंदर वे सब सदस्य देश शामिल होंगे जो यूएनओ के सदस्य देश, तो महासभा में 193 सदस्य हो जाएंगे वर्तमान में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है कि जब ये इन 193 सदस्य देशों में कोई भी विवाद होता है, कोई किसी बात में झगड़ा होता है, तो वो उनका सबका जो सुनवाई वगैरह इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होती है। ये कहाँ पे? ये नीदरलैंड हैग में, यानी कि ये कहाँ पे? नीदरलैंड देश के हेग शहर में, हेग। ठीक है। इसके अंदर 15 जज होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 9 वर्ष का। ठीक है। उसके अंदर जो सचिवालय होता है, इसके अंदर सचिवालय जो यूएनओ है, जो अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण अंग है सचिवालय, जिसको सेक्रेटरीट बोलते हैं। इसके अंदर एक महासचिव होता है। उस अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ये सचिवालय के वर्तमान में महासचिव है। ठीक है। तो
तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अभी जितने भी मैंने आपकी चर्चा की ये सारे 12th की पॉलिटिकल साइंस जो लेसन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन उससे संबंधित है। इसके अलावा मैंने आपको जो यूएनओ है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके इसके संगठन कितने हैं, किसका कार्य क्या है, वो मैंने आपको सब बता दिए। ये जरूर नहीं कि आप कोई जो भी बच्चा या कोई देख रहा है कि ये पॉलिटिकल साइंस 12th की पॉलिटिकल साइंस के लिए जरूरी है, कोई भी देख सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ बारे में जानकारी लेना चाहता है, क्योंकि मैंने इसमें आपको काफी जानकारी दे दी है। इसके अंदर से क्वेश्चन काफी आते हैं, इसके अंदर से 1 नंबर का क्वेश्चन 1 या 2 तो पक्के आते ही आते हैं हमेशा, या 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, पूछ लिया जाता है, उससे परिस्थितिक संरचनाएं पूछ ली जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद आप अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसका नेक्स्ट लेसन होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।